in continuation with the hepatic functions regarding to the body condition. तो इसमें लास्ट क्लास हम लोगों ने हॉर्स के बारे में बताया था, और अभी जो है दैट इज इन रिगार्डिंग विथ कैटल एंड अदर स्पीसीज, ठीक है। तो जो सिविरिटी होती है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की, दैट ऑफन रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ हिपैटिक फेल्योर, लेकिन ये एक्यूट है या क्रोनिक है इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। तो जो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की जो रेंज है दैट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये सब एक्यूट से लेकर क्रॉनिक तक हो सकती है। तो मतलब ऑन द कह सकते हो कंडीशन फॉर लेथार्जी, ये जो स्पेसिफिक आती है जब मतलब एक्यूट कंडीशन आती है तो उसकी जो होती है इफेक्ट वो तुम्हारे ब्रेन पे ज्यादा दिखती है पहले, ठीक, एक्यूट कंडीशन में। तो इसमें जैसे सर्कलिंग है, एमलेस वॉकिंग, डिस्फेजिया, अटैक्सिया, डिस्मेट्रिया, पाइका की मतलब रेगुलेशन शुरू हो जाएगी, एग्रेसिवनेस है, और बहुत सारी जो दैट इज द सिम्टम विच इज रिलेटेड विद द ब्रेन दैट विल परसिस्ट। अब ये तो शुरू हो रही है हिपैटिक से, लेकिन ये क्या है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसकी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जितने भी विसरल ऑर्गन्स है ऑलमोस्ट दे आर इंटीग्रेटेड एंड इंटरमिटेंट टू ईच अदर फंक्शंस। तो कहीं ना कहीं अगर हिपैटिक फेलियर होती है तो इंस्पिरेशन या फिर मतलब इंस्पिरेशन नॉइज में मतलब किसी तरह से रेस्पिरेशन में भी इफेक्ट आएगी। और ये एग्जैक्टली होती है अगर कोई छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम पैथोजेनेसिस ऑफ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की बात करें तो स्टिल इट इज अननोन, लेकिन जो थ्योरीज कहती हैं, जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया इसके बारे में मालूम किया, तो उसमें दिखाता है कि जो अमोनिया जो परसिस्ट होता है, जो कैप्चर्ड होता है वहाँ, ठीक है, तो उसका जब लेवल बढ़ता है तो इट में प्रोड्यूस सम न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे न्यूरो ट्रांसमिशन में जो हेल्प करते हैं, लाइक सेरोटोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, तो और कुछ कैटाकोलामाइंस वगैरह, ये बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस होने के कारण क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की इनहिबिशन होती है वो दैट विल इंक्रीज, और जब एक बार ये डिक्रीज होती है तो अचानक से इम्बैलेंस होता है, अचानक से बढ़ गई फिर अचानक से कम हो गई, जैसे अचानक से बढ़ी कोई ड्रग या मेडिकेशन हुई तो फिर वो कम हुआ। तो जो अचानक से होता है सडन ड्रॉप ऑफ द न्यूरोटॉक्सिसिटी दैट विल आल्सो लीड टू सम ब्रेन डैमेज कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली क्या करता है, द रीजन बिहाइंड इज दैट द ब्लड ब्रेन बैरियर विल बी समवेयर अफेक्टेड, ठीक है। तो अब इसमें क्या इम्पेयर्डनेस आ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के साथ जो जुड़ी हुई है उसमें इम्बैलेंस होगी और इम्पेयरमेंट आएगी। मतलब जब कोई मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसके हिसाब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो एक्ट करनी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जैसे होता है ना कि अगर मान लो कि एक्स्ट्रा जेजी सेल्स उसको अगर काम करनी है किडनी में, तो उसके लिए भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जानिए कि हाँ भाई इतनी रेंज में या इस रेशियो में फिल्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, तो जो फ्लूइड आनी चाहिए वो उस वॉल्यूम में आनी चाहिए, वो वॉल्यूम में नहीं आ पाएगा बिकॉज देर इज अ इम्पेयरमेंट इन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द मेटाबॉलिक और मतलब जो टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं दैट मे बी रिवर्सिबल इफ द अंडरलाइंग हिपैटिक डिजीज कैन बी रिजॉल्व। तो इसको क्या है, बहुत ही सिस्टमेटिक और साइमल्टेनियस वे में अगर इसको ट्रीटमेंट किया जाए तब जाके ये जो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है वो चेकआउट हो सकती है, क्लियर आउट हो सकती है। अदरवाइज इट विल गिव अ मतलब अलग ही तरह का, ठीक है। जो परेशानी है वो तो है ही, उसके अलावा जो है इम्पेयरमेंट होने से
न्यूरोट्रांसमीटर को सही से काम न करने से, न्यूरोटॉक्सिसिटी होने से वो बिल्कुल कंडीशन को चेंज कर देगी और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो और भी खराब हो सकती है। तो अमोनिया इज अ वेरी कॉमन फैक्टर रिगार्डिंग दिस थिंग। अब एक बात करते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन की। तो फोटोसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, दैट इज द सेकेंडरी टू एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेल्यूर। मतलब दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्राइमरी फोटोसेंसिटाइजेशन, दैट इज हिपेटोजेनस फोटोसेंसिटाइजेशन जो है, जो दैट इज डेवलप्स व्हेन, मतलब किसी तरह का अगर हिपैटिक फंक्शन के रेगुलेशन में अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इट विल चेंज द erythrocytes into the phyloerythrin, ठीक है, दैट इज अ फोटोडायनेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लोरोफिल। ये स्किन में जाएगी और फिर इम्पेयरमेंट शुरू हो जाएगी। मतलब बिकॉज इससे पहले वाले स्लाइड में भी आपने देखा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एग्जैक्टली वो ट्रिप्टोफैन पे और क्या है, सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफैन, कैटेकोलामाइंस के अलावा जो न्यूरोट्रांसमिशन इफेक्ट करती है दैट इज सेरोटोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये सेरोटोनिन का रोल क्या है, दैट इज रिजल्ट्स विद द वेरियस बेसिक्स, कह सकते हो, मेटाबॉलिज्म। ट्रिप्टोफैन जो है दैट इज इट एक्ट्स इन रिगार्ड विद द सर्काडियन साइकिल, ठीक है, बिकॉज ट्रिप्टोफैन ही बेसिक डेरिवेटिव है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन, जो कि डे और लाइट साइकिल को, या कह सकते हो सर्काडियन साइकिल को, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को, रिदम को मेंटेन करती है। तो जब ये अल्टर हो जाएगी किसी भी कारण से तो ऑब्वियसली इम्पेयरमेंट होगी, न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी, और जिस रेशियो से, जिस रेंज से काम करना है, मतलब बॉडी फंक्शन, बॉडी को, ऑर्गन्स को, या फिर होल एनिमल को कह सकते हो, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म भी इम्पेयर्ड होगी। आप देख सकते हो जैसे ये फोटोसेंसिटाइजेशन, इससे भी रिगार्डिंग है हिपेटोजेनस फोटोसेंसिटाइजेशन। तो दैट इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ फेल्योर, हिपेटिक फेल्योर कंडीशन। अब ये क्या होगा जब photodynamic metabolism chlorophyll जो है that will enters the skin, then it will react with the ultraviolet light and it also releases some energy and that will cause inflammation and the damage of skin. तो कहीं ना कहीं एनिमल के फिर स्किन पे ब्रूजेस आएंगी, है ना, कलर जो है वो शेड होना शुरू हो जाएगा। लाइट है तो हो सकता है कि डीप हो जाए, डीप शेड है तो हो सकता है कि वो लाइट हो जाए, ठीक है। तो फिर वो उसके सराउंडिंग में अडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, स्पेशली इफ द एनिमल परसिस्ट इन द वाइल्ड कंडीशन। तो ये साइंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन दैट आर वेरीड बट इंक्लूड अनइजीनेस, है ना, पेन, pruritus up to the severe dermatitis with erythema, extensive subcutaneous edema, ulceration, sloughing of skin, ophthalmia, मतलब बहुत सारी चीजों से फिर ये, जो कि सेंस जहां भी फोटोसेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इट विल नॉट इफेक्ट ओनली द इफेक्ट ऑन स्किन बट ऑल्सो इन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन, विजिबल म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे। तो फिर डर्मेटाइटिस और मतलब स्किन पे और उसके साथ साथ आई पे भी इसकी इफेक्ट होगी। तो ये जो डर्मेटाइटिस और एडिमा है दैट आर पार्टिकुलरली एविडेंट ऑन पिगमेंटेड और लाइट कलर्ड और hairless areas of the body and areas exposed towards it. Mucocutaneous junctions and patches of white hair are the most common area for photosensitization in cattle, ठीक है। जो भी विजिबल म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर जो भी जहां भी लाइट कलर है वहां पर इसकी इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखेगी। ओकेजनली द अंडर साइड ऑफ द टंग मे बी अफेक्टेड, ठीक है। ओके, it will also lead to act for the blindness, pyoderma, loss of condition, and occasionally death are possible sequelae.
कहने का मतलब अगर किसी तरह की प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, स्किन पे विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, ठीक है, विजिबिलिटी सही नहीं रहेगी, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पे है तो जो म्यूकस का जो नॉर्मल रोल है वो प्ले नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, जो उसकी एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो हो सकता है अगर दिखाई ना दे तो कोई प्रेडेटर है वो मतलब उसको खा जाए, है ना, या फिर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी फंक्शन में अल्टरेशन होगी, अडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, तो दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट स्पेसिफिक एनिमल। एक टर्म आती है प्रोराइटिस, दैट में ऑल्सो बी पॉसिबल from the photosensitization or from deposition of bile salts in the skin secondary to alterations in hepatic excretion। भाई सिंपल सी चीज है, जब हेपेटिक मतलब जब एक्सक्रीशन सही से नहीं हो रही है, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, जो बॉडी की फिल्ट्रेशन होनी चाहिए जिस रेट से वो नहीं हो रही है, तो बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स, अमोनिया, ठीक है, दैट विल बी डिपोजिटेड इन द interstitial space, or you can say in the normal vessels, ठीक है, तो that will result in the various secondary infections या inflammation, ठीक है, so that will lead to various secondary infection or inflammation, and that will ultimately occur for the reason of death of an animal। ये तो लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो नॉर्मली क्या दिखती है, अगर ये सारी चीजें अगर एक्सक्रीटा में ही रह जाएंगी, but anyhow the body have a function to clear out whatever the waste materials are being producing in the body, so that will lead to the very first thing will, that is a diarrhea or constipation। either the animal will lead with diarrhea or it may be constipated, ठीक है, तो जो डायरिया है that is more commonly seen in cattle than in horses with some chronic liver disease or in animals with chronic fasciolosis and hepatotoxic plant poisoning, ठीक है। पॉनीज और हॉर्सेस की बात करें तो दैट विल हाइपरलाइपेमिया, ठीक है, हाइपरलाइपेमिया एंड हेपेटिक फेल्योर, एंड दिस विल रिजल्ट विद द डेवलप ऑफ डायरिया, लेमिनाइटिस एंड वेंट्रल एडीमा। कुछ एनिमल्स जो है जो लीवर डिजीज से अगर पीड़ित हैं, ठीक है, तो क्या होगी, that will have to face the alternate situation, like for some time it will create diarrhea, and for the next day the animal might be in the constipation state। तो समझ सकते हो कि एक दिन डायरिया हो रही, शूटिंग डायरिया हो रही, एक दिन बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तो वो एनिमल फिर वैसे ही ऑफ फीड हो जाएगा। तो जनरली द हॉर्सेस विथ liver failure and hepatic encephalopathy that will frequently develop colonic impaction due to decreased water intake। So constipation is characteristics of lantana poisoning in goats and other ruminants। अगर किसी तरह की प्लांट टॉक्सिसिटीज के कारण अगर मतलब हिपैटिक फेल्योर होती है, तो बेसिकली जो होती है कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है इफ इट इज ऑफ सम स्पेसिफिक प्लांट पॉइजनिंग। लेकिन बेसिकली होता क्या है, जो कोलोन पे इसकी इफेक्ट होती है, और क्योंकि कोलोन में ही सबसे ज्यादा मतलब वाटर की एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है, और मतलब किडनी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पर है तो दैट इज इन द मतलब इंटेस्टाइन की बात करें तो कोलोन में सबसे ज्यादा वहां वाटर इनटेक होता है, और वापस सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में उसको भेज दिया जाता है। अब देख सकते हो पेन हो रहा है ना, रिकरेंट कोलिक, इंटरमिटेंट फीवर, icterus, the body weight will also lose, and the hepatic encephalopathy। तो ये सारे सिस्टम जो है, सारे सीनरी जो है इन केस ऑफ हॉर्सेस दिख सकता है विथ कोलेलिटिस, ठीक है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट द कॉमन बाइल डक्ट। अब कोलेलिटिस भी आती है, और इन सारे परेशानी के साथ क्या होगा, ये मतलब बाइल डक्ट को जो पैसेज में जो आना चाहिए वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा,
अब अगर बाइल डक्ट फिर वहां किसी कारण से डिपोजिशन होना शुरू होता है तो various type of infections or inflammatory condition may arise that will further lead to damage the liver. ठीक है, तो क्या होगा, एंडोटॉक्सिन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में और दैट विल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां पर क्या होगा, फिर जो सेकेंडरी है वो टर्शियरी इन्फेक्शन में चेंज हो जाएगी और द एनिमल में बी die due to these aspects. So abdominal pain होना, pressure on the liver capsule और swelling मतलब जो edema का form ले लेता है, तो that are common features which can be identified during the acute diffuse hepatitis. Or it can be also likely to be said as trauma to the liver capsule itself. ठीक है, अब जो अफेक्टेड एनिमल है क्या होगा, दैट विल स्टैंड विथ एन आस्क्ड बैक, मीन टू से दे कैन हैव देयर स्टैंडिंग पोजीशन बट वेरी मतलब क्या बोलो, काफी दर्द से बड़ा, ठीक है, एंड दे आर रिलक्टेंट टू मूव और शो साइंस ऑफ फॉलिंग, मतलब अगर खड़े भी हो जाती है तो काफी आर्च टाइप का है ना, उसके बाद चलने में परेशानी होगी, काफी शो करेगा वो, मतलब पेन शो करेगा। रूमिनेंट्स जो है इसमें पेन जो हो सकता है वो लीवर पे भी लोकलाइज हो सकती है और इट मे बी टुवर्ड्स द एब्डोमेन, ठीक है, लीवर और एब्डोमेन की तरफ भी जा सकता है, अप टू द लास्ट फ्यू रिब्स ऑन द राइट साइड, बिकॉज जो टिनेस्मस है दैट इज फॉलोड बाय रेक्टल प्रोलैप्स which is seen in some ruminants with liver disease. And to say some scientists have identified or observed this condition that this tenesmus they followed by the rectal prolapse in the ruminants with along with some liver disease. So it may be associated with diarrhea, hepatic encephalopathy or edema of the bowel from portal hypertension. कहने का मतलब है कि तुम्हारा हिपेटिक में अगर कहीं भी किडनी में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो दैट विल लीड टू द सेटअप ऑफ लीवर आल्सो इन अ वेरी हाई क्या बोल सकते हो, टेंसाइन स्टेट, ठीक है। अब एक टर्म आती है दैट इज हाइपोएल्बुमिनिया, तो hypoalbuminemia is not as frequently associated with liver disease in horses as previously. पहले की थी ये धारणा कि एल्बुमिन अगर कम हो जाती है, ठीक है, हाइपो हो जाती है, तो दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लिवर डिजीज। बट जो ऑब्जर्वेशन आई दैट इज ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ, मीन टू से 90 to 20 days in horses और 60 days in cows, जो कंडीशन क्रिएट होती है। तो अब इसमें क्या है, लीवर जो है रिजर्व होता है फॉर एल्बुमिन प्रोडक्शन, सो हाइपोएल्बुमिनेमिया इज यूजुअली अ वेरी लेट इवेंट इन द डिजीज प्रोसेस ड्यू टू द हाफ लाइफ। जो हाइपोएल्बुमिनेमिया का हाफ लाइफ है दैट इज 19 से 20 दिन हॉर्स में और 16 दिन गाय में, तो ये काफी एक थोड़ा सा लंबा टाइमिंग है, ठीक है। तो क्या होता है, जब तक अगर किडनी में किसी तरह की मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब एट पार जब तक ना हो जाए, अगर सिग्निफिकेंटली अगर बहुत ज्यादा है, तब इट विल मेक द इफेक्ट ऑन लीवर, और सिंस द लीवर हैज अ फंक्शन फॉर एल्बुमिन प्रोडक्शन, तो जब तक वो लीवर परफेक्ट ना करेगी तब तक जो एल्बुमिनीमिया मतलब एल्बुमिन का जो लेवल है दैट विल बी मेंटेन, तब तक दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे एक बार शुरू हो गया तो ऑलमोस्ट ये एक तरह से इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, और फिर इस समय अगर कोई डिजीज क्रिएट होती है तो दैट विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक ऑर्गन और एरिया, फिर वहां से दैट विल
सेकेंडरी के बाद टर्शरी अफेक्शन होती है और दैट विल लीड्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो फिर वहां से टॉक्सीमिया की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां से जाके मतलब कह सकते हैं कि एनिमल मे बी डाई ड्यू टू दिस एंड दैट। तो सीरम टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन है दैट इज ए नॉर्मल और इंक्रीज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन बीटा ग्लोबुलिन्स इन हॉर्स विथ लीवर डिजीज। तो थोड़े से हॉर्स जो है मतलब अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बट hypoalbuminemia and hypoproteinemia most commonly develop in chronic liver disease and they are common findings in llamas with liver disease। ठीक है, as it is जैसे हमने बताया कि without the affection of liver these hypoalbuminemia or hypoproteinemia condition may not be occur, but if once it will occur then it will leads to further grading of affection of this toxemia. Generalized ascites or dependent edema that will also may result due to hypoglobinemia or hypoisonemia. So ascites is related to portal hypertension that is caused by venous blockage and increased hydrostatic pressure and to protein leakage into the peritoneal cavity। तो एक बार जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है लीवर में तो दैट विल लीड टू ब्लॉकेज ऑफ द वेरियस वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है, मतलब वो सर्कुलेशन जो है वो कैपिलरीज में कंटिन्यू नहीं हो पाएगी और उसके कारण से काफी ब्लॉकेज होना शुरू होंगे। तो अब जब जैसे बफर जो बाइकार्बोनेट्स है वो तो तुम्हारे वेन में उतने ही है, लेकिन बाहर ज्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर will create or increase and that will lead to the exchange of various ions। ठीक है, तो उस ions के साथ साथ काफी प्रोटीन भी है that will leak out and it will come out from the venous system towards the interstitial और peritoneal cavity। ठीक है, तो एक बार जब ये फ्लूइड आ जाती है तो मतलब जो इन्फेक्शन की चांसेस है वो और सीवियर होती जाती है और क्या करता है, एक एसाइटिस टाइप का फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब एक मतलब इडिमा, ठीक है, एक बैग ट्यूस कर देगा that was filled that will be filled with various this क्या बोल रहे थे जो फ्लूइड है। ठीक है, वो फ्लूइड से पूरा पैक हो जाएगा। तो एसाइटिस इज डिफिकल्ट टू एप्रिशिएट इन हॉर्सेस एंड अडल्ट कैटल अनलेस इट इज एक्सटेंसिव। क्योंकि शरीर इनका बड़ा होता है, एब्डोमेन में काफी बड़ी होती है कैनेसेंस, उसमें पूरी पूरी जो कंप्लीट सिस्टम बनी है वो तुम्हारी क्या बोलते हैं इसकी इंटेस्टाइन की, तो उसमें अगर किसी तरह का एसाइटिस है तो उसको फाइंड आउट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पेशली इन द अडल्ट एनिमल। लेकिन एसाइटिस इज अ कॉमन फाइंडिंग इन काफ्स विथ लिवर सिरोसिस, लेकिन छोटे बच्चे में काफ्स में ये बहुत जल्दी पता किया जा सकता है। तो दैट विल कंसिस्ट ऑफ द लिवर एस्पेक्ट। अब जब एनीमिया की बात करें हम, क्योंकि जब इतनी चेंजेस हो रही हैं, आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन भी चूंकि निकल रही है। ठीक है, तो दैट विल डायरेक्टली लीड टू द हीमोग्लोबिन। तो if the loss of blood or the hemoglobin is dying, then the anemia may be seen। तो एनीमिया अगर एक बार एनिमल में दिखता है तो दैट विल डायरेक्टली कंसर्न विद द लिवर डिसफंक्शन एंड इट मे बी ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, पैरासिटिक हो, क्रॉनिक मतलब आयन की टॉक्सिसिटी हो किसी मेजर एलिमेंट्स की, या प्लांट की हो, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हो। बट ये एनीमिया क्या करेगा, इन एक्यूट फेसिलोसिस, अगर फेसिलोसिस की बात करें पैरासिटिक की, तो सीवियर हेमोरेज करेगा दैट विल फाउंड इन द पेरिटोनियल कैविटी एज द लार्वे पेनिट्रेट द लीवर कैप्सूल। ठीक है, अगर किसी चोट से, एक्सीडेंट, ट्रॉमा से अगर होती है या फीडिंग एक्टिविटी से होती है ऑफ अडल्ट फ्लोक्स विद इन द बाइल डक्ट्स काउज एनीमिया एंड hypoproteinemia in animals with chronic fasciolosis। So chronic inflammatory disease may cause anemia without accompanying hypoproteinemia। ठीक है, एनीमिया अगर एक बार हो जाएगी
तो मतलब ज्यादा कंडीशन में हो जाती है, और इफ इट विल बी क्रॉनिक देन इट में not be possible that the condition will be hypoproteinemia, but then after also the condition may be anemic and the animal may be die due to anemia or various things. तो क्लिनिकल साइंस की जब बात करें सीवियर टर्मिनल हेपेटिक फेलियर में, तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो कोगुलोपैथीज आएंगी और दूसरी हेमोरेज आएगी due to production of clotting factors by the liver and possibly increased utilization in septic or inflammatory processes. तो एक बार जब prolonged prothrombin टाइम का जो टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, अगर ये बढ़ जाता है, तो जो फैक्टर 7 है दैट हैज द शॉर्टेस्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम का बढ़ गया तो जो हॉर्सेस हैं दैट वे may develop a terminal hemolytic crisis caused by increased RBC fragility. So this has not been reported in ruminants, but basically it has been observed in the case of horses. Fecal color जो है वो change हो जाएगी in adult में, herbivores में especially with liver disease, और in young ruminants and monogastric animal में cholestasis that will result in lighter color feces being passed because of loss of stercobilin and a metabolite of bilirubin, ठीक है। stercobilin that is a metabolite of bilirubin, इस मतलब ये जो इसकी मेटाबोलिटी है that will be come out from the feces. लीवर डिजीज जो होगी वो हमेशा नॉन स्पेसिफिक होती है, बिकॉज उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होती है, जैसे कि डिप्रेशन के थ्रू हो रही है, या वेट लॉस है, या इंटरमिटेंट फीवर, रिकरेंट कॉलिक, मतलब कि कोई भी अपरेंट काउज हो सकती है। तो उस कंडीशन में लीवर की जो डिसफंक्शन हो रही है वो किस रीजन से हो रही है फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो। तो डिफरेंशिएशन जो होती है एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की, that will based upon the duration of clinical signs before presentation may be misleading, because the disease process is often advanced before clinical signs are evident. So early vague signs of depression and decreased appetite may be overlooked. ठीक है, कहने का मतलब है जो acute और chronic hepatitis या किडनी फेलियर की जो चांसेस होती है, इसकी जो है कोई डिजीज कंडीशन है या एडवांस कंडीशन है, ये थोड़ी सी इसकी फाइंडिंग करनी मुश्किल है। लेकिन एकदम से शुरुआती जो ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, अगर जैसे भूख कम लगना या मतलब खाना ना खा पाना ठीक से या पानी कम पीना, तो ये दैट विल आल्सो लीड्स टू पॉइंट आउट द क्लिनिकल साइंस फॉर रीनल और you can say the renal failure, ठीक है, or liver failure also. So the liver biopsy to determine the type of pathology, degree of hepatic fibrosis present, and the regenerative capabilities of the liver parenchyma is necessary to develop a treatment plan and give an accurate prognosis. तो इसलिए हम लोग क्या है, लीवर की क्या कर सकते हैं, लीवर का हम लोग LFT जैसे है ना, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, उसकी बायोप्सी कर सकते हैं सेल्स या टिश्यूज की, और उससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर द लेवल ऑफ प्रोटीन और द डिफरेंट आयंस आर एट पार और नॉट, ठीक है। तो इन सब को आइडेंटिफाई करके हम मतलब कोई ट्रीटमेंट डिजाइन कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रीजन क्या है वो हम लोग वी कैन फाइंड आउट। तो दिस आर द थिंग्स, ओके।